नमस्कार। दूरदर्शन उत्तराखंड में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। प्रस्तुत है हमारा विशेष कार्यक्रम। आज के इस विशेष कार्यक्रम में हम बात करेंगे G20 के अंतर्गत होने वाले शिखर सम्मेलनों की और इन बैठकों से हमारे देश को, हमारे प्रदेश को क्या क्या लाभ मिलने वाले हैं। और इस चर्चा को यहाँ पर करने के लिए हमारे साथ विशेष रूप में हमारे अतिथि उपस्थित हैं। मेरे साथ मैं सबसे पहले परिचय करवा देता हूँ आपका। डॉक्टर देवेंद्र भसीन जी हैं, जो कि पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के और साथ ही राजनीतिक विश्लेषक भी हैं। साथ ही मेरे साथ में प्रोफेसर डॉक्टर HC पुरोहित हैं, जो कि डीन हैं स्टूडेंट वेलफेयर दून विश्वविद्यालय के और साथ ही हेड हैं डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ के दून विश्वविद्यालय के। आप दोनों का कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, हम लोग लगातार बातें कर रहे हैं कि देश जो है वो आगे बढ़ रहा है और विश्व गुरु बनने की दिशा में लगभग हम देख रहे हैं कि हमेशा कुछ ना कुछ भारत की तरफ से उपलब्धियों का जो सिलसिला है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। आप चंद्रयान की बात करें, आप G20 की बात करें, G20 की अध्यक्षता की बात करें, या फिर आप बात करें कि हमारे खिलाड़ी जो लॉरेल्स अपने देश के लिए लेके आ रहे हैं उसकी हम बात करें, तो लगातार एक कुशल नेतृत्व के अंदर हमारा देश निरंतर आगे बढ़ता जा रहा है। सबसे पहले मैं पुरोहित साहब आपसे जानना चाहूँगा कि ये G20 के जो शिखर सम्मेलन हो रहे हैं, एक आम आदमी, क्योंकि हमारा ये कार्यक्रम जो है वो भारत तक पहुंचता है। अब भारत तक पहुंचने का मतलब मेरा ये है कि गांवों तक पहुंचता है और गांव में हमारे खेती किसानी करने वाले ऐसे लोग भी हैं जिन तक संचार के माध्यम पहुंच नहीं पाते हैं। तो उनको एक सरल भाषा में समझाने के लिए आप किस तरह से बताएंगे कि ये G20 के जो शिखर सम्मेलन हो रहे हैं, जो समिट्स हो रही हैं, वो क्या हैं? किसी भी देश के विकास में अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण योगदान होता है जी। और G20 प्रेसिडेंसी भारत को ऐसे वक्त में मिली है जबकि कोरोना कालखंड के बाद अर्थव्यवस्थाएं पूरी दुनिया की तेज़ी से आगे बढ़ने के लिए संघर्ष कर रही हैं जी। हम कोरोना काल से पहले दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था में एक थे जी। कोरोना के बाद भी हम तेज़ी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था में एक हैं जी। G20 प्रेसिडेंसी को सामान्य शब्दों में आप इस प्रकार से समझिए कि यह विश्व की जो ग्लोबल GDP है या विश्व की पूरी अर्थव्यवस्था है उसका लगभग 85%, 85% से भी अधिक शेयर इस G20 के पास है जी। जिसमें 19 देश के अलावा यूरोपियन यूनियन के 27 जी देशों का और इन 19 देशों में भी शक्तिशाली अर्थव्यवस्था है जी। तो आप ये समझ लीजिए कि 85% GDP वर्ल्ड की, यानी 15% में पूरा इनके अलावा दुनिया के देश रह जाते हैं जी। 75% वर्ल्ड ट्रेड, यानी 75% विश्व का जो व्यापार है इन देशों के मध्य है या इन देशों के माध्यम से है जी। जो इसके अतिरिक्त छूटेगा उसमें 25% रहेगा जी। 2/3 दुनिया की पॉपुलेशन इन देशों में वास करती है, यानी कि 1/3 इसके इतर है। तो इस तरह से आप देखिए कि पूरी विश्व की ये बहुत बड़ी मजबूत एक अर्थव्यवस्था का प्रतिनिधित्व करने वाला ग्रुप है जी। और यदि इस मंच पर भारत को प्रेसिडेंसी, ऐसे समूह की प्रेसिडेंसी का अवसर इस अमृत काल के कालखंड में प्राप्त हुआ है तो यह पूरे 140 करोड़ देशवासियों के लिए गर्व करने का विषय है जी। क्योंकि आज आप देखिए 5वीं अर्थव्यवस्था GDP के लिहाज से आज भारत बन चुका है जी। 2015 में आप नज़र डालेंगे तो हम 10वीं अर्थव्यवस्था थी। हमने रूस को पीछे छोड़ा, ब्राज़ील को पीछे छोड़ा, इटली को पीछे छोड़ा, फ्रांस को पीछे छोड़ा और हमने UK को पीछे छोड़ा और इस साल के अंत तक या अगले वर्ष के प्रारंभ तक हम जर्मनी से आगे निकल जाएंगे। बिल्कुल। आज हमारी अर्थव्यवस्था 60 साल लगे हमें $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने में आज़ादी के बाद जी। हमने भी उस पर विश्वविद्यालयों में संगोष्ठियाँ की, सम्मेलन किए कि इंडिया $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने जा रही है 2005-06 में, और लेकिन $2 ट्रिलियन बनने में 7 से 8 वर्ष का कालखंड लगा। 3 ट्रिलियन तक का सफ़र हमने 5 वर्षों में पूरा किया और 4थे ट्रिलियन पे हम तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। आज देखिए हर तरह से जो इकोसिस्टम देश में प्रोडक्शन लेट जो इंसेंटिव्स हैं उसके माध्यम से आप देखेंगे कि मोबाइल में और इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स के अंदर कई 400%, 300%, 600%, यानी कि 1000% तक की हमने तरक्की की है। ये बहुत कम समय का हुआ है। 2021 में प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स स्टार्ट की गई। आज उसके परिणाम देश में सुखद रूप से सामने आ रहे हैं। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लाखों लोग इसमें रोजगार प्राप्त कर रहे हैं। देश की अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ रही है। ऐसे कालखंड में यदि भारत 140 करोड़ देशवासी, एक बहुत बड़ा कंज्यूमर मार्केट दुनिया के सामने आज खड़ा है जो आत्मनिर्भर बनने की ओर तेजी से अग्रसर है, ऐसे में मुझे लगता है कि हमें इस पर गर्व करना चाहिए और निश्चित रूप से इसके आने वाले दिनों में जो परिणाम होंगे, क्योंकि इसकी प्रेसिडेंसी को एक अलग दृष्टिकोण से भी देखा जा रहा है। विकासशील देशों के ग्रुप में पिछले वर्ष की जो प्रेसिडेंसी थी वो इंडोनेशिया के पास थी, अगले वर्ष ब्राज़ील के पास जाएगी। तो इसलिए इसको एक अलग
ट्राइंगल टाइप का जो है ट्रोइका के रूप में इसको देखा जा रहा है कि ये विकासशील देशों का प्रतिनिधित्व भारत के माध्यम से तेजी से वैश्विक मंच पे, जो कभी अपनी समस्याओं के इतर दुनिया की समस्याओं पे जिनका ध्यान नहीं जाता था, यूरोप सेंट्रिक पूरी व्यवस्थाएं होती थी, आज भारत सेंट्रिक होने के लिए तत्पर हैं, लालायित हैं भारत की ओर, लोग बड़ी आशाओं से देख रहे हैं। ऐसे मुझे लगता है कि यह शिखर सम्मेलन निश्चित रूप से आम व्यक्ति, आम जन, जैसा आपने जिक्र किया, खेती किसानी करने वाले मजदूर की बातों को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक स्थान मिल रहा है। निश्चित रूप से यह भारत के लिए गौरवशाली पल है। जी डॉक्टर साहब, जैसे कि पुरोहित साहब ने बताया अभी कि जन जन तक इसका लाभ पहुंचने वाला है, लेकिन सबसे बड़ी बात जो बार बार कह रहे हैं कि प्रेसिडेंसी की बात कर रहे हैं, भारत को इसकी अध्यक्षता मिली है, G20 की अध्यक्षता मिली है। इस पर कुछ लोगों द्वारा कुछ कमेंट भी किए जाते हैं कि ये तो मिलनी ही थी या आज नहीं कल मिलनी थी, तो विश्व पटल पर आप इसका क्या असर देखते हैं? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जी भारत जिस प्रकार से पूरी दुनिया के अंदर एक मजबूत राष्ट्र के रूप में उभर रहा है, तो जो प्रेसिडेंसी है ये भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण उसका अंग है, और इसके माध्यम से भारत की जो प्रतिष्ठा है वो विश्व में और अधिक मजबूती से स्थापित हुई है। और जो G20 का पूरा ये कार्यक्रम चल रहे हैं ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन कार्यक्रमों के माध्यम से अगर हम देखें तो भारत को बहुत इससे लाभ होने वाला है, और साथ ही साथ हम पूरे विश्व को भी एक बहुत अच्छा संदेश देने वाले हैं और दिशा में काम कर रहे हैं। जो इस समिट चल रही है हिंदुस्तान के अंदर, उसका जो हमारा थीम है वो है वसुधैव कुटुंबकम, जिसमें कि वन फैमिली, वन वर्ल्ड और वन फ्यूचर, यानी कि पूरी दुनिया एक परिवार है और परिवार में सभी लोगों का जो फ्यूचर है, भविष्य है, वो एक समान है। यानी कि हमने जो है पूरी दुनिया को अपनी भारतीय सनातन पद्धति के संग जोड़ते हुए एक परिवार के रूप में माना है, और हमने इस बात को स्थापित किया है कि कोई अलग नहीं रह सकता, हमें सामूहिक तौर पर विश्व के विकास की चिंता करनी होगी। इस जो G20 बना था 1999 में, जिसका पहला सम्मेलन बर्लिन जर्मनी में हुआ था, उसमें मोटे तौर पर आर्थिक विषय हुआ करते थे, और उसमें जो विभिन्न देश थे, सदस्य देश थे, उनके जो वित्त मंत्री होते थे और जो वहाँ के सेंट्रल बैंक्स थे उनके चेयरपर्सन आया करते थे। लेकिन आज इनके एजेंडे में और विस्तार हुआ है। अब आर्थिक विषयों के साथ साथ इसमें कृषि जुड़ गया है, इसके अंदर जलवायु परिवर्तन जुड़ गया है, इससे पर्यावरण जुड़ गया है, और तो और भ्रष्टाचार का विषय भी जुड़ गया है, और आतंकवाद का विषय भी जुड़ गया है। ये सारी वो बातें हैं जो सीधा सीधा जो है भारत से जुड़ी हुई हैं, विकासशील देशों से जुड़ी हुई हैं। इस G20 ग्रुप में अगर आप देशों को देखेंगे तो जैसा डॉक्टर साहब ने भी कहा कि विकसित देश भी हैं और विकासशील देश भी हैं, तो ये ऐसा फोरम है जिसमें दोनों पक्षों को साथ चलना होगा। और जब हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं तो निश्चित तौर पर विकसित देश और विकासशील देश मिलकर के काम चलेंगे तो दुनिया जो है वो और अच्छे दिशा में जाएगी। इसमें मैं एक बात और जोड़ना चाहता हूँ कि जो भारत का इस समय प्रेसिडेंसी मिली है उसके माध्यम से माननीय मोदी जी ने एक बिल्कुल नए आयाम जोड़ दिए हैं। अगर आप देखें तो पहले क्या हुआ करता था कि जब G20 के वर्किंग ग्रुप के सम्मेलन होते थे या बाद में समिट हुआ करता था, वो किसी एक बड़े शहर के अंदर या एक दो शहरों में होता था। जब चीन में हुआ था तो केवल एक शहर में ही हुआ था। लेकिन आज हमने देखा है कि G20 के जो वर्किंग ग्रुप्स की बैठकें हैं वो पूरे देश में हो रही हैं। पूरे देश के लोगों को जानने का मौका मिल रहा है कि G20 है क्या। हमारे उत्तराखंड में ही हमको 3 बैठकें प्राप्त हुई, रामनगर में, ऋषिकेश में और नरेंद्र नगर में। इनमें तीनों जो ग्रुप आए हमारे सामने, हमने उनको उत्तराखंड की संस्कृति के बारे में बताया, हमने उत्तराखंड के जो हमारे उत्पाद हैं उनके बारे में बताया, जो हमारे भोजन प्रणाली है हमने उसके बारे में बताया। यानी कि हमारे लोगों ने भी दुनिया के लोगों को देखा और दुनिया ने उत्तराखंड के लोगों को भी देखा। तो एक बिल्कुल नए आयाम से मोदी जी ने इस काम को किया है। पहले शायद इक्का दुक्का लोगों को मालूम होता होगा कि G20 क्या है, लेकिन आज एक सामान्य जन को जो है उसका पता चल गया है। तो मोदी जी का जो कार्य है निश्चित तौर पर वो भारत के लिए भी बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। और अब जब 9 और 10 तारीख को सितंबर में हम दिल्ली में जो उसका शिखर सम्मेलन होने वाला है, इसमें सारे वर्किंग ग्रुप्स की जो रिकमेंडेशंस होंगी उस बारे में विचार होगा। फिर कोई पॉलिसी डॉक्यूमेंट आने की हम उम्मीद करते हैं। तो निश्चित तौर पर उसमें भारत की भागीदारी तो रहेगी, लेकिन उसका लाभ जो है वो निश्चित तौर पर एक आम आदमी से लेकर के विकसित राष्ट्रों के लोगों तक जब पहुंचेगा।
और अपने आप में एक इस अमृत काल की एक बहुत बड़ी बात हुई है उपलब्धि। और इसके लिए हम निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री जी को बधाई देना चाहेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने बात को बड़ी शुरुआत के साथ बताया कि जब इसकी स्थापना हुई थी G20 की, और उस समय केवल विकसित राष्ट्र जो थे या विकासशील राष्ट्र थे उनके जो वित्त मंत्री थे उनकी बैठकें हुआ करती थी और केवल आर्थिकी को साथ में लिया जाता था। आप चूँकि पुरोहित साहब आप आर्थिकी के विश्लेषक भी हैं, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अब ये जो मुद्दे इसमें और शामिल किए गए हैं, तो पहले तो आप ये बताइए कि इनका स्वरूप क्या होता है, इन बैठकों का स्वरूप क्या होता है और ये किस तरह से काम करते हैं? G20 की बैठकों का जो स्वरूप है उसके मुख्य रूप से 2 ट्रैक हैं जी। एक शेरपा ट्रैक है, एक फाइनेंस का ट्रैक है जी। शेरपा पहले आपने सुना भी होगा कि हिमालय में जो लोग ट्रैकिंग करते थे तो उनको गाइड, हाँ जी जी, तो शेरपा भी हमारे जो शेरपा हैं भारत के वो अमिताभ कांत जी हैं जी। तो उन ऐसे प्रत्येक देश के शेरपा हैं, उनके माध्यम से वर्किंग ग्रुप का एजेंडा तय होता है जी। और जैसा कि डॉक्टर साहब जिक्र कर रहे थे कि वर्किंग ग्रुप्स की हर जगह इस बार एक ये अलग आयाम इसमें जुड़ा, बिल्कुल, कि देश के छोटे छोटे स्थानों से लेकर के पूरी नेशनल इंटीग्रिटी, इंटरनेशनल थीम को नेशनल इंटीग्रिटी के साथ प्रेजेंट करने का ये एक अनूठा प्रयोग देश में हुआ और इसके परिणाम सुखद होंगे। तो शेरपा ट्रैक में एजेंडा तय होते हैं और विभिन्न वर्किंग ग्रुप के माध्यम से इस पर बहस कराई जाती है। दूसरा जो फाइनेंस ट्रैक है उसमें फाइनेंस मिनिस्टर और जो सेंट्रल बैंक के जो गवर्नर होते हैं, जैसे हमारे वहाँ RBI है, तो उनके माध्यम से, क्योंकि आज कोई भी इशू आप देखेंगे तो वो अब कोई नेशनल बाउंड्री तक सीमित नहीं है। दुनिया ग्लोबलाइज हो चुकी है, टेक्नोलॉजी के ज़माने में बहुत एडवांस हो चुकी है। ऐसे दौर में बॉर्डरलेस इकोनॉमी है, किसी देश की कोई सीमा नहीं है। जब पूरी दुनिया बॉर्डरलेस है तो इसलिए आवश्यक है कि इंटरनेशनल लेवल पर कलेक्टिव विजडम के साथ हम ऐसी समस्याओं की, चुनौतियों का सामना करने के लिए एकजुट हों। क्लाइमेट चेंज का इशू है, वो कोई एक देश की नीति से नहीं हो सकता, क्योंकि एनवायरनमेंट और क्लाइमेट इंटरनेशनल ग्लोबल इश्यूज, सभी को मिलकर आगे आना। साइबर सिक्योरिटी का इशू है, ये ग्लोबल इश्यूज हैं। तो इस प्रकार जैसे जैसे समाज आगे बढ़ता है, साइंस और टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती है, तो चुनौतियां भी उस प्रकार से आगे बढ़ती हैं और इसलिए उन चुनौतियों के लिए कलेक्टिव विजडम और एक्सपर्ट रिसोर्स की शेयरिंग बहुत आवश्यक है। इसलिए मुझे लगता है कि इसमें जो शेरपा ट्रैक और जो फाइनेंस ट्रैक हैं, दोनों ट्रैक में आपने देखा होगा कि हर राज्य के अंदर, उत्तराखंड में ही 3 बैठकें हुई, साइंस एडवाइजर्स के राउंड टेबल रामनगर में हुआ, एंटी करप्शन के लिए टिहरी में हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का ऋषिकेश में हुआ। तो आप देखिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर का कितना बड़ा रोल है। एक तो क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, दूसरा इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, एंटी करप्शन। करप्शन दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। करप्शन फ्री समाज कैसे होगा, क्योंकि गवर्नेंस पॉलिसी पैरालिसिस उसी को कहते हैं जबकि कोई भी नीति आम व्यक्ति तक नहीं पहुंच पाती, और उसके पीछे करप्शन एक बहुत बड़ा रोल है। बिल्कुल। आज डिजिटल इंडिया के माध्यम से कोई भी ट्रांजैक्शन है पूरी ट्रांसपेरेंसी और ऑनेस्टी, ईमानदारी के साथ उस बेनिफिशरीज तक पहुंच रही है। तो जनधन अकाउंट, आधार और मोबाइल, जो जैम योजना भारत में आई है, इसके माध्यम से करोड़ों लोगों को जो बेनिफिशरीज थे, जो कभी आम योजना का उनको लाभ नहीं मिल पाता था, आज भारत सरकार की कोई भी स्कीम है वो वहाँ पहुँच रही है। तो इसको वर्ल्ड पटल पर, विश्व पटल पर, वैश्विक जगत पर इसको प्रेजेंट किया जाना बहुत आवश्यक है कि कैसे हम आगे बढ़ रहे हैं। तेज़ी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाओं में हमने क्या सुधार किए हैं, क्या हमारी इकोनॉमी के रिफॉर्म्स क्या क्या हुए हैं, क्या हमारी कल्चरल स्पेशलिटीज़ हैं, क्या हमारी विशेषता है। क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री महोदय का जो सपना है और जो उनका विजन है कि वोकल फॉर लोकल, यानी कि जो स्थानीय उत्पाद हैं उनको हम डिमांड करें। वोकल होने का मतलब उनको हम कंज्यूम करें, उनकी मांग करेंगे तो वो मांग बाजार में जाएगी और बाजार से वो मांग काश्तकार तक जाएगी। काश्तकार ऐसे प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करेगा जिसकी बाजार में मांग है। इसलिए हमको उसके लिए वोकल होना पड़ेगा, उसकी डिमांड करनी पड़ेगी। आज UN के इनिशिएटिव्स पर वर्ष 2023 इंटरनेशनल मिलेट ईयर है। हमारे वहाँ तो परंपरागत रूप से हम मोटे अनाज के उत्पादक रहे हैं और इसके पोषक भी रहे हैं एक तरह से। तो हमारे वर्ष को इसमें सोचिए कि इतनी छोटी छोटी इश्यूज को इंटरनेशनल लेवल पर स्थान इसलिए मिल रहा है। और ऋषिकेश हमारी इंटरनेशनल योग की राजधानी मानी जाती है। आज पूरी दुनिया में योग चला है। हमारा आयुर्वेद यहाँ से पूरे हिमालय से पूरी दुनिया में जाएगा, आयुष प्रदेश के रूप में हम जाने जाते हैं। तो ये जो छोटी छोटी इश्यूज हैं, मिलेट ईयर के रूप में हो, चाहे योग के रूप में हो, चाहे हर्बल के रूप में, आयुर्वेद के रूप में हो, मुझे लगता है कि जो दोनों ट्रैक, शेरपा ट्रैक और फाइनेंस ट्रैक के माध्यम से जो छोटे छोटे वर्किंग ग्रुप में डिस्कशंस हुए हैं, इतने दुनिया के देशों के प्रतिनिधि ने यहाँ का रुख किया। देखिए, इकोनॉमी के जो मुख्य आधार हैं उसमें कृषि, उद्योग और सर्विसेज का बड़ा रोल है। बिल्कुल। लेकिन आप देखते हैं
कि कृषि पर सबसे ज़्यादा लोग आश्रित आज भी हैं, लेकिन जीडीपी में उसका कंट्रीब्यूशन सबसे कम है। और सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा हुआ करता था 1947 में, और सबसे अधिक कंट्रीब्यूशन है सर्विसेज का। और सर्विसेज के अंदर सबसे बड़ा कंपोनेंट है टूरिज्म का। माननीय प्रधानमंत्री महोदय की ये इच्छा है और ये उनका इनिशिएटिव है कि इनक्रेडिबल इंडिया, वो कहते हैं कि प्रत्येक भारतीय जो देश के बाहर है वो हमारा ब्रांड एम्बेसडर है, वो भारत के बारे में बताए, भारत के बारे में, भारत के कल्चर के बारे में बताए, यहाँ की जो स्पेशलिटीज़ हैं उसको हम वैश्विक मंच पर दें। G20 के माध्यम से हमें इस बात को प्रमोट करने का एक प्लेटफॉर्म मिला। और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि हज़ारों की तादाद में, बल्कि इससे भी बड़ी संख्या में विश्व के विभिन्न देशों के लोग भारत का रुख करेंगे पर्यटक के रूप में, और ये हमारी इकोनॉमी को और नई गति प्रदान करेगा, मुझे ऐसा लगता है। तो जो दोनों ट्रैक साल भर, आप इसके अलावा यूनिवर्सिटी कनेक्ट में 75 संस्थान देश के सेलेक्ट हुए, दोनों विश्वविद्यालय भी उसके अंदर एक था, और भी राज्यों के अन्य इंस्टीट्यूशंस थे, वहाँ पर भी विद्यार्थियों के बीच में इस पर मंथन हुआ है। तो आप समझिए कि युवाओं का ग्रुप है, मजदूर का ग्रुप है, पार्लियामेंटेरियन का ग्रुप है, जी यूथ, जी विमेन, जी बिजनेस, जी लेबर, इस तरह से जो थिंक टैंक का ग्रुप है, इसमें तमाम तरह के ग्रुप बना करके, जिसमें एग्रीकल्चर, हेल्थ, एनर्जी, एनवायरनमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ऐसे तमाम इश्यूज़ को डिस्कस किया गया, जिनको कि इंटरनेशनल कलेक्टिव विजडम से हम सॉल्व कर सकते हैं। अल्टीमेट उद्देश्य, जैसा कि डॉक्टर साहब कह रहे थे, वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, क्योंकि पूरा समाज यदि एकजुट होगा। सर, वन हेल्थ की कलेक्टिव विजडम की बात की है यहाँ पर, तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत में तो इसका जो लाभ मिलेगा, या जिस तरह से हम अपनी बात को आगे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे इस फोरम के थ्रू रखते आ रहे हैं, वो तो ठीक है, लेकिन जो समस्याएं पूरे विश्व की समस्याएं हैं, जैसे कि आप क्लाइमेट चेंज को देखते हैं, एनवायरनमेंट की जो प्रॉब्लम हम सभी लोग झेल रहे हैं, प्लास्टिक है, बाकी सारी चीज़ें हैं, ग्लोबल वार्मिंग है, तो ऐसी सिचुएशंस के लिए जो कलेक्टिव विजडम की आपने बात की, उसका मैं बसीन साहब से जानना चाहूँगा कि ये जो थीम का जो विषय लिया गया है इस G20 समिट का, कि वन अर्थ, वन फैमिली, है ना, वन फ्यूचर, तो इसकी सार्थकता क्या है? देखिए, जो स्थितियाँ इसमें पूरे विश्व की हैं जी, तो अब हम कहते हैं कि जो दुनिया वो एक गांव हो गई है जी, जो विश्व है एक गांव के रूप में आ गया है। अब दूरियां समाप्त हो गई हैं, और इसी दूरियां समाप्त होने से जो हमारे बीच के कई विषय थे वो कॉमन हो गए। अगर हम ग्लोबल वार्मिंग की बात करते हैं तो निश्चित तौर पर जो है उसका असर केवल एक देश पर नहीं होगा, उसका असर पूरी दुनिया पर होगा। इसी प्रकार से अगर कहीं पर कोई और परिवर्तन आता है, बिल्कुल, तो उस सब का परिवर्तन का जो असर आने वाला है पूरी दुनिया में आने वाला है। तो जब तक हम कलेक्टिव विजडम से बात नहीं करेंगे, नहीं सोचेंगे, तब तक हम उन समस्याओं का समाधान नहीं कर पाएंगे। तो जो भी बात मोदी जी ने अपने वसुधैव कुटुंबकम के माध्यम से कहने का प्रयास किया है, और दुनिया एक है, परिवार एक है, और हमारा एक ही फ्यूचर है, तो सीधा संदेश जाता है कि विश्व में रहने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम सामूहिक विचार करें, उन सामूहिक समस्याओं का समाधान करें, और फिर सामूहिक तौर पर उसके लिए काम करें। तो ये जो G20 का इश्यूज़ हैं, निश्चित तौर पर जो हमारा आगे आने वाला विषय है वो उसमें शिखर सम्मेलन में आएगा। अगर अब ये आपने बात की साइबर क्राइम की, इसी को थोड़ा और आगे बढ़ाएं तो आज आतंकवाद की समस्या है। अब आतंकवाद की समस्या पूरे विश्व की समस्या है, उससे कोई एक देश अकेले भारत नहीं है, केवल भारत नहीं है। तो आतंकवाद से निपटने के लिए पूरी दुनिया को खड़ा होना पड़ेगा। तो एक कलेक्टिव विजडम की हमको ज़रूरत है। इसी प्रकार से अन्य बहुत सारे विषय हैं जिन पर चर्चा होने की बात है। यहाँ पर एक बात अभी डॉक्टर साहब ने कही थी जनधन की, और संयोग से आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण भी है इस दृष्टिकोण से कि आपको ध्यान होगा एक टाइम होता था जिस समय गरीब आदमी को बैंक में प्रवेश नहीं मिलता था, तो बैंक खाता खोलने की बात दूर। अब नई योजना के बाद, जनधन के बाद जो है, बैंक वाले खुद व्यक्तियों को बुला करके खाता खोलते हैं, और आज की तारीख में 50 करोड़ खाते देश में खुल चुके हैं, और 34 करोड़ से अधिक जो रुपए कार्ड है वो लोगों को फ्री दिया जा चुका है। तो इतनी बड़ी क्रांति हो रही है। एक समय एक प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि ऊपर से पैसा भेजते हैं तो नीचे केवल 15 पैसे पहुंचते हैं, 85 पैसे बीच में गायब हो जाते हैं भ्रष्टाचार में। अभी डॉक्टर साहब भ्रष्टाचार की बात की, अब ये जितना अगर 100 रुपये चल रहा है तो सीधा 100 रुपया व्यक्ति के खाते में जा रहा है। तो मोदी जी ने बीच के सारे दलाल और सिस्टम था, बहुत अच्छी बात आपने यहाँ पर की है। लेकिन डॉक्टर साहब, मैं आपके माध्यम से जानना चाहूँगा, क्योंकि थोड़ा सा हम विषय को वापस केंद्रित करते हैं G20 पर, कि मोदी जी ने जो ये इनिशिएटिव लिया है कि
प्रदेशों को भी इसमें सहभागिता का अवसर मिल रहा है। G20 का जहाँ जहाँ बैठकें हो रही हैं वो लगभग हर प्रदेश को उसका प्रतिनिधित्व मिल रहा है। तो इसके क्या मायने हैं और लोगों को क्या फ़ायदा इसका सीधा होने वाला है? जैसे हमने अभी बात की, डॉक्टर साहब ने बताया कि 3 स्थानों पर हमारे उत्तराखंड में ही हो चुका है, नरेंद्र नगर में, ऋषिकेश में, रामनगर में। तो स्थानीय लोगों को इसमें इसकी भागीदारी उन्होंने क्या समझी अपनी, और उनको आगे क्या फ़ायदा वो देख रहे हैं इसको? हर योजना का फ़ायदा आम आदमी को केंद्र में रख करके ही तैयार किया जाता है जी। चाहे वो नेशनल लेवल पे हो, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हो। आप ऐसा समझिए कि कोई भी प्रतिनिधि किसी देश का यदि रामनगर में आया तो आप उसका स्वागत देखिए किस प्रकार से हुआ। उत्तराखंडी टोपी, यहाँ का नृत्य जो हमारे स्वागत नृत्य होते थे, और क्या पहनावा उन्होंने पहना था। तो हमको अपने कल्चर को एक साधारण समारोह के माध्यम से अचानक इंटरनेशनल मंच पर जगह मिल गई। तो आप ये समझिए कि जो हमारा फोक नृत्य था या जो हमारी परंपराएं थी, जो हमारी संस्कृति थी, जो सभ्यता थी, उसको एक मंच अपने आप प्राप्त हुआ। अंतर्राष्ट्रीय मंच उसको मिल गया। दूसरा, जब आइडियाज़ की शेयरिंग होती है, जब विचारों का आदान प्रदान होता है, क्योंकि इश्यूज ग्लोबल हैं। गरीबी सबसे बड़ा विषय है, रोजगार, बेरोजगारी, अर्थव्यवस्था को आगे ले जाना, तमाम इश्यूज हैं। हेल्थ, बिल्कुल। कोविड के दौरान आपने देखा, कोविड-19 की चुनौती ने ये बता दिया कि हेल्थ जो है वो ग्लोबल पैंडेमिक जो है, कहीं से भी महामारी कहीं भी फैल सकती है। तो इसलिए ऐसे इश्यूज़ के लिए कलेक्टिव हमको लड़ना पड़ेगा। तो क्षेत्र का ये फ़ायदा है कि क्षेत्र के लोग रोज़गार की दृष्टि से हों या इंटरनेशनल इश्यूज़ से उनका कंसर्न बढ़ेगा। उनको अपना, जब आपने उनकी परंपराओं के साथ उनको प्रेजेंट किया तो वो अपने आप को इंक्लूसिव डेवलपमेंट, तो ये जो विकास का पैमाना है या विकास का जो मॉडल है वो इंक्लूसिव डेवलपमेंट का है। हर व्यक्ति, हर भारतवासी उस योजना के अंदर अपने आप को सम्मिलित समझे जी। तो इसलिए उनको जोड़ा गया। तो जो स्वागत किया गया परंपरागत वाद्य यंत्रों के साथ किया गया, खाना जो परोसा गया वही भोजन परोसा गया जो उत्तराखंड के लोग पसंद करते हैं, जो उत्तराखंड का प्रिय भोजन है जी। इसी प्रकार हर राज्य के अंदर जहां आयोजन हुए वो भोजन परोसेंगे। बिल्कुल। तो उस भोजन का जो कहीं प्रेजेंट करने की जरूरत नहीं पड़ी, अपने आप ही वो इंटरनेशनल लेवल पे उनके मन मस्तिष्क में चला गया, वो मंच उसको प्राप्त हो गया। तो कोई भी इशू सोचिए कि अंतर्राष्ट्रीय, और इतने बड़े ग्रुप, मैंने बताया कि दुनिया का 85%, 85% जीडीपी में उसका शेयर है। तो एक तरह से आपको अपनी मार्केटिंग करने का मौका मिल गया। मार्केटिंग के साथ साथ हमको अपनी विशिष्टता, हमें अपने आप ही जगह मिल गई कि आप अपने को दिखाइए, अपने को प्रेजेंट कीजिए। तो इस मंच पर हमें अपने को प्रेजेंट करने का मौका मिला, तो हम ग्लोबल हो गए उस दिन, क्योंकि ग्लोकल है ना आजकल, ग्लोबल और लोकल को ग्लोबल मंच अपने आप प्राप्त हो गया। तो अर्थव्यवस्था की दृष्टि से हम वहाँ पे पहुँच गए। कभी भी कोई प्रोडक्ट यहाँ से जाएगा, उत्तराखंड उनके मन मस्तिष्क में रहेगा, या देश का कोई भी भूभाग जहाँ पे वो वर्किंग ग्रुप ने काम किया, जहाँ पे बैठकें हुई, इसलिए पूरे देश के अंदर उनको फैलाया गया। तो स्थानीय स्तर पर कल के दिन देखिए इसका उद्देश्य क्या है। इसका सबसे बड़ा उद्देश्य देखिए, रोजगार कहाँ से क्रिएट होगा, जब इन्वेस्टर आएंगे। इन बैठकों के आयोजन के पीछे सबसे बड़ा उद्देश्य है कि इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट किया जाए जी। ग्लोबल कम्युनिटी के इन्वेस्टर्स को भारत के विभिन्न भूभागों का भ्रमण करा के, दिखा करके, संस्कृति से उनका परिचय करा करके वहाँ पर उनको इन्वेस्ट करने के लिए प्रेरित किया जाए, उनको अट्रैक्ट किया जाए। क्योंकि आज हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में लगातार इंप्रूवमेंट हो रहा है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में हम तरक्की कर रहे हैं, यानी कि स्टार्टअप की दुनिया में देखेंगे तो हम दुनिया की तीसरी शक्ति हैं। और बहुत कम कालखंड में हमारे स्टार्टअप्स ने, हमारे युवाओं ने वैश्विक मंच पे ये स्थान प्राप्त किया है। तो उनको वो शोकेसिंग का भी एक मंच है। उन बच्चों को, उन युवाओं को अपने टैलेंट को दिखाने के लिए वो मंच प्राप्त हुआ है। तो इन्वेस्टमेंट किस प्रकार से देश में आए। जी डॉक्टर साहब, रोकना चाहूँगा आपको और भसीन साहब से एक प्रश्न मैं लेना चाहूँगा। जो आपने बात की बेरोजगारी की, गरीबी की और तमाम ऐसी समस्याएं हैं जिनसे देश जूझ रहा है, मतलब कि फंडामेंटल इश्यूज बहुत सारे हैं। तो इस पर ये प्रश्न भी उठता है, जैसे अभी चंद्रयान को लेकर भी लोगों के प्रश्न उठ रहे थे। तो आपका इस पर क्या टेक है कि ये G20 होना चाहिए था, या जितने पैसे इस पर खर्च हो रहे हैं उसका सदुपयोग जो है वो दूसरे इश्यूज़ में, बेरोजगारी, गरीबी को दूर करने में होना चाहिए था? देखिए, जो सबसे महत्वपूर्ण बात ये है जी कि हम कुएं में एक मेंढक की तरह नहीं रह सकते। बिल्कुल। हमको अगर विस्तार करना है और विकास करना है तो निश्चित तौर पर हमको बड़ी सोच के संग काम करना पड़ेगा। अगर हम विदेशी निवेश की बात करते हैं, इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, तो तभी संभव है जब उनके साथ हम इंटरेक्ट करें, उनको अपने यहाँ बुलाएं,
अपनी विशेषताएं उनको बताएं, तभी वो अट्रैक्ट होकर के यहाँ पर आएगा। बिल्कुल। आज दुनिया जिस तेज़ी से दौड़ रही है और इन्वेस्टमेंट भारत में बढ़ रहा है, वो इसलिए बढ़ पा रहा है कि मोदी जी पूरे दुनिया के अंदर भारत का प्रेजेंटेशन करते हैं। आज पूरी दुनिया के अंदर भारत की एक अलग छवि है, इसीलिए आ पा रहा है। अब जो लोग इसकी आलोचना करते हैं उनको हर बात की आलोचना करते हैं। अब चंद्रयान 3 हमारा सफल हो रहा है, तो चंद्रयान 3 के जो वैज्ञानिक पहलू हैं वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। जिस समय अटल जी ने परमाणु विस्फोट किया था तो उनको कुछ लोगों ने कहा कि आप क्यों परमाणु विस्फोट करना चाहते हैं, इतना पैसा तो आप जो है विकास में लगाइए। तो उन्होंने कहा था कि अगर हम शांति प्रिय हैं लेकिन शांति के लिए शक्ति चाहिए, तो एक दृष्टिकोण होता है। तो एक व्यापक दृष्टिकोण से और दूरगामी दृष्टिकोण से तब हम काम नहीं करेंगे, होने वाला नहीं है। एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, अभी डॉक्टर साहब ने संस्कृति की बात की तो मैं तो लोगो याद आ गया मुझे अचानक G20 का। अगर आप उस लोगो पर नजर डालेंगे तो लोगो बड़ा अपने आप में रोचक है। हमारे तिरंगे के चारों रंग उसके अंदर दिए हुए हैं और उसके नीचे देवनागरी में भारत भी लिखा हुआ है। यानी कि हमने अपने लोगों के माध्यम से ही दुनिया के सामने अपनी संस्कृति को और अपनी पहचान को प्रस्तुत किया है। डॉक्टर साहब, अब इन जो G20 की बैठकें होती हैं उनमें जो आपके फाइनेंस मिनिस्टर्स हैं, इनके अतिरिक्त वर्ल्ड बैंक और जो दूसरी संस्थाएं हैं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है, IMF जी, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स भी शामिल होते हैं। तो इसका क्या मतलब है? ऐसा है कि फाइनेंस किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का कहिए, इंडस्ट्री का कहिए, वो तो लाइफ ब्लड है जी। इसलिए फाइनेंस का प्रबंधन बहुत ज़रूरी है। खासतौर से इंटरनेशनल लेवल पर जो टैक्स इवेजन है जी, या जो मनी लॉन्ड्रिंग है, ऐसे इश्यूज आते हैं कि कलेक्टिव विजडम, मैंने शुरू में कहा था, क्योंकि देश की बाउंड्री आज बॉर्डरलेस हो चुकी है। आप अमेरिका से ट्रांजैक्शन कर सकते हैं टेक्नोलॉजी के माध्यम से। इसलिए जो अपेक्स बॉडीज़ हैं उनका इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी है। और क्या नीतियां हैं, क्या पॉलिसीज़ हैं, किसके लिए। मैंने कहा था कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में जैसे कॉस्ट इफेक्टिव होने चाहिए, क्वालिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर के कॉस्ट, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं। तो वो भी अपने लिए कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटीज देख रहे हैं। तो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म जो IMF है या जो वर्ल्ड बैंक है, वो कहीं अलग ना सोचें। जो देश की ज़रूरत है जी, जो विकासशील देश की ज़रूरत है, जो अविकसित देश की ज़रूरत है, वो भी इस माध्यम से, क्योंकि ग्लोबल साउथ, अभी भारत की प्रेसिडेंसी में ग्लोबल साउथ का इशू बड़ा बढ़ चढ़ करके उठा, कोई नहीं देखता था उनकी तरफ। ग्लोबल साउथ के सारे कंट्रीज का रिप्रेजेंटेशन इसमें, इसके माध्यम से ये आवाज़ भी G20 के माध्यम से मिली। एक छोटा छोटा संदेश मैं आप लोगों से लेना चाहूँगा कि अभी जो हम बात कर रहे हैं कि उपलब्धियां जुड़ती जा रही हैं भारत के खाते में, तो किस तरह से आप देखते हैं कि विश्व गुरु बनने का जो मार्ग है वो प्रशस्त हो रहा है? छोटी छोटी प्रतिक्रियाएं आपकी दोनों की। भारत जो है जिस प्रकार से तेज़ी से प्रगति कर रहा है, तो स्वामी विवेकानंद ने जो भविष्यवाणी उस समय की थी जी, कि मैं भारत माता को एक उच्च सिंहासन पर देख रहा हूँ, विश्व गुरु के पद पर, तो वो भविष्यवाणी इस काल में पूरी होती दिखाई दे रही है जी। और निश्चित तौर पर G20 हो या अन्य चीज़ें हों, वो उनका अपने आप में एक प्रमाण है। और हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है, हमारी पीढ़ी के लिए या युवाओं के लिए, कि हम इस सारी प्रगति के साक्षी हैं जी। तो आने वाला भविष्य बहुत ही खूबसूरत है, वर्तमान भी अच्छा है और भविष्य भी जो है बहुत अच्छा होने वाला है। डॉक्टर साहब, आप? देश की 140 करोड़ जनता आज बहुत ही आशा भरी निगाहों से भारत के विश्व गुरु बनने का साक्षी बन रहा है जी। वह इसलिए कि आपने देखा होगा इतने बड़े कोरोना कालखंड में 200 करोड़ से भी अधिक कोरोना की वैक्सीन्स मुफ्त में देशवासियों को प्राप्त हुई। हमें मालूम है इससे पहले भी महामारियां थी और क्या दुश्वारियां देश और समाज में, खासतौर से गांव के गरीब की हुआ करती थी। आज किसान के आंसू आप देखिए, किसान सम्मान राशि उसके खाते में, मोबाइल मुझे दिखाते हैं कई लोग, मैं गाँव में जाता हूँ, दिखाते हैं, भाई साहब देखिए मैसेज है, उसके चेहरे पे जो खुशी, आज ही मैं चर्चा कर रहा था, वृद्धावस्था के समय जो पेंशन की धनराशि पति पत्नी दोनों को मिल रही है। आप पूरा इनकम देखिए, आप गांव के अंदर बैठा हुआ व्यक्ति, और वो ट्रांसपेरेंसी के साथ चल रहा है। ट्रांसपेरेंसी किसी भी देश की तरक्की का सबसे बड़ा कारण हो सकता है। और विश्वगुरु बनने में जो करप्शन फ्री भारत का निर्माण हम करेंगे और विश्व को निश्चित रूप से राह दिखाएंगे कि कैसे भ्रष्टाचार मुक्त और बहुत बहुत धन्यवाद गरीब कल्याण की साथ आप दोनों हमारे कार्यक्रम में आए और आपने इतनी सारी जानकारी G20 के परिप्रेक्ष्य में विशेषकर हमारे दर्शकों को दी, इसलिए आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।
तो ये था हमारा आज का विशेष कार्यक्रम, जिसमें हमने बात की G20 शिखर सम्मेलनों के बारे में कि किस तरह से देश और प्रदेश को उसका लाभ मिलने जा रहा है। तो हम देख रहे हैं कि उत्तरोत्तर हमारा देश जो है वो वृद्धि कर रहा है, आगे बढ़ रहा है और विश्व गुरु बनने का राह उसका जो मार्ग है वो प्रशस्त होता जा रहा है। आप बने रहिए दूरदर्शन उत्तराखंड के साथ। फिलहाल मुझे और मेरे सभी साथियों को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।